मैंने भीख मांग के खाना भी खाया है, मैं रोड साइड पे जो फुटपाथ पे लोग सोते हैं मैंने रोड साइड पे मैं सोई हूँ. ગુજરાતીમાં એવું કે સરનામા વગરના માણસો અને જેના નામમાં જ વિચરતી છે मतलब घुमंतु है, उनको तू कोई एक पत्ते पे ढूंढने का काम कर रही है, तो वो तो कैसे मिलेगा. किसी को आप बताओ ना कि मैं सोशल वर्क हूँ तो एक गाली जैसा मतलब ऐसे देखेंगे आपको लोग जैसे कुछ मतलब पैसे बनाने की ये पूरी एक जैसे दुकान है. तो बहुत कुछ अभी करना बाकी है. वो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. Step into the extraordinary journey of Mittal Patel, a relentless social worker driven by a vision to uplift the nomadic tribes of Gujarat. From exploring the realities of sugarcane workers to advocating for policy changes at the highest levels, Mittal Ben's story is a testament to the power of compassion and unwavering determination. Join us as we uncover her remarkable achievements, challenges, and the impact she is creating in the lives of marginalized, proving that change starts with a sensitive heart and a strong will to make a difference. So welcome Mittal ma'am, how are you? फाइन, थैंक यू. मित्तल मैम, मुझे जानना था कि आपको आपकी स्टोरी जाननी थी, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? वहीं से हम स्टार्ट करते हैं. एक समाज सेवा, एक एनजीओ चलाना. एक्चुअली मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई 2002 में. मैंने जर्नलिज्म कंप्लीट किया. वैसे अहमदाबाद आई थी, आईएएस बनना था उसी ड्रीम को लेके. और पढ़ाई के दौरान थी ऐसा हुआ कि एक फेलोशिप मुझे मिली. मैं जर्नलिज्म पढ़ रही थी. मुझे था कि मेरा जीके का पेपर मैं इंटरव्यू अच्छे से कर पाऊंगी यूपीएससी में, और उसी को लेके मैंने जर्नलिज्म का कोर्स ज्वाइन किया. और वो कोर्स के दौरान एक फेलोशिप मुझे मिली. और साउथ गुजरात में जो शुगर केन वर्कर्स होते हैं उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर रेडी करके देना था मुझे, जिन्होंने मुझे फेलोशिप दी थी. चरखा करके एक ऑर्गेनाइजेशन था उन्होंने. और मैं उसी दौरान ऐसा हुआ कि वैसे ये होता है कि कोई भी बच्चा या फिर कोई स्टूडेंट या ऐसी कोई फेलोशिप मिलती है, ऐसा कोई काम होता है, तो ज़्यादातर एक क्वेश्चनर बनाता है और वो फील्ड में जाता है. उस क्वेश्चनर को लेके सबसे बात करता है. इंटरव्यू बेस्ड मेथडोलॉजी भी हो सकती है और वो इन्फॉर्मेशन लेके वापस आएगा. मैंने वैसा नहीं सोचा. मुझे था कि मैं वहाँ पे जाऊँगी और मैं वहाँ पे उनके साथ में रहूँगी. और मजदूर, एक कामदार, ऐसा शुगर केन वर्कर्स, तो वो गांव बाहर से मतलब खानदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के ट्राइबल एरिया से माइग्रेशन करके वो साउथ गुजरात के जहाँ पे ज़्यादातर ये शुगर केन होती है उस एरिया में आते हैं. कुछ महीनों तक वहाँ पे ही रुकते हैं और फिर अपने गांव में वापस चले जाते हैं. तो मुझे था कि लोग माइग्रेशन करके जब आते हैं फार्मर्स के यहाँ पे, तो कुछ ऐसी मतलब उनके लिए रहने की अच्छी सुविधा होगी, वहाँ पे पीने का पानी, लाइट, सारी फैसिलिटीज़ होगी. और वो इसलिए मैंने माना बिकॉज मैं भी फार्मर की बेटी हूँ. तो मेरे यहाँ पे भी जो कामदार होते हैं उनको मेरे घर में जिस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है वो ट्रीटमेंट बहुत अलग सी थी. तो वही ट्रीटमेंट सोच के जब मैं साउथ गुजरात में पहुँची और मैंने उनकी हालत जो देखी वहाँ पे सूरत के आसपास के कुछ इलाकों में मैं घूमी और जो कंडीशन देखी उसमें मुझे लगा कि ये इंसान है. मतलब एक हम मान लेते हैं कि ये इंसान है, बट जो उनके प्रॉब्लम्स और उनको जिस तरह से ट्रीट किया जाता था, मैं मानती थी कि कोई जानवरों को भी इस हिसाब से ट्रीट नहीं कर सकता. तो और एक इंसिडेंस भी ऐसा बना, जैसे मैं फर्स्ट डे मेरा जहाँ पे था, जिस पड़ाव बोलते हैं जहाँ पे वो लोग रहते, सेटलमेंट जैसा, तो उस पड़ाव में मैं गई और शाम का वक्त था. ये मतलब सर्दियों की पूरी सीज़न और नवंबर महीना था, ठंड भी बहुत थी. मैं वहाँ पे पहुँची. मुकादम एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो इन लोगों को लेके आता है. तो मैं कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रही थी कि भाई इनकी कंडीशन क्या है, वेतन क्या मिलता है उनको महीने का या फिर पूरे एक दिन का ऐसे. तो कॉन्ट्रैक्टर को लगा कि मैं जर्नलिस्ट हूँ और ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके कहीं पे मैं और गलत चीज़ लिखूंगी, तो उसने मुझे इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया. और उसी दौरान एक बंदा अपना छोटा सा 8-9 महीने का छोटा सा बच्चा उसको लेके आता. वो बहुत रो रहा था, बच्चा भी बहुत रो रहा, पूरी बॉडी से खून निकल रहा था बच्चे और इन दोनों के बीच में, दोनों में. तो एकदम से मैं भी थोड़ा ये हो गई कि ये कैसे सिचुएशन है. और वो अपनी ट्राइबल लैंग्वेज में कुछ बोले जा रहे थे. तो फिर मैंने पूछा, मेरे साथ एक
बंदा था जो उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता था कि भाई हुआ क्या। तो उसने बताया कि जब खेत से वो बच्चा और उसकी वाइफ ये तीनों शाम के वक्त वापस आ रहे थे खेत से, और ऐसे में कोई बाइक वाले 2 जन आए और उसकी वाइफ को उठा के ले गए, और उसने अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश की। इसमें ये उसको जो मार वार पड़ी उसकी वजह से वो खून निकल रहा था और ये सब। तो ये सिचुएशन देख के बहुत डर गई मैं, और कभी भी मतलब मैं जहाँ पली बड़ी हूँ वहाँ पे मैं एक लड़की हूँ, इसलिए ये चीज़ नहीं कर सकते, कोई पाबंदियाँ नहीं थी, मतलब पूरा खुला आसमान था, जो करना है करो ऐसे। और फर्स्ट टाइम मुझे वहाँ पे डर लगा कि शायद उस औरत की जगह मैं भी हो सकती थी, क्योंकि 20-25 मिनट पहले ही मैं वहाँ उसी रास्ते से आई थी। तो इतना डर, और बाद में ये लगा कि मुझे ये इनके साथ रह के जो मैं स्टडी करने की बात कर रही हूँ, मुझे नहीं करना है ये सब। मैं चली जाऊंगी, मैं क्यों करना चाह रही हूँ ये सारी चीज़ें। पर डर बहुत था, अंधेरा हो गया था, वापिस जा नहीं सकती थी मैं, रात को मुझे वहीं पे ही रुकना पड़ा। कॉन्ट्रैक्टर जो था उसको बोला कि सोने दो, तो उसने मुझे बोला कि भाई यहाँ पे नहीं, तुम जाओ कहीं पे भी जाओ। एक औरत के पास मैं गई और उसको बोला कि तेरे मतलब एक छोटा सा वो ब्लू कलर का प्लास्टिक था, मैंने बोला कि आज की रात मुझे यहाँ सोने दोगे, और उसने एकदम आराम से बोला कि तो सुई जजे न तू तारे से। तो मुझे बहुत ताज्जुब इस चीज़ को लेके हुआ कि मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, अगर मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे कोई ऐसी औरत जिसको मैं जानती नहीं हूँ, या फिर ये कामदारी शायद आई होती और मेरा अगर नॉक किया होता, तो क्या मैं उसको पनाह देती? ये बहुत बड़ा सवाल मेरे लिए रहा। पूरी रात वहाँ पे उसके साथ सोई, पूरी रात एक मनोमंथन जो मन में चला वो ये था कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ ना, कौन सी ऐसी वजह थी, और क्या लुट गया था कि मैं फेलोशिप के लिए इसी सब्जेक्ट को पसंद किया। मैं जब इसी सब्जेक्ट को पसंद तो कर लिया, पर जब मैं यहाँ पे आई उसी दिन ये घटना क्यों घटी ऐसे। तो थोड़ा कुदरत में मैं बहुत मानती हूँ, प्रारब्ध। हाँ, तो मुझे लगा कि कुछ मुझे समझाने की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ से चली गई तो शायद मैं ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाऊंगी, तो मित्तल टिकना है। और मैं 1.5 महीना ऐसे अलग अलग पड़ावों में इनके बीच में घूमी। मैंने भीख मांग के खाना भी खाया है, मैं रोड साइड पे जो फुटपाथ पे लोग सोते हैं, मैंने रोड साइड पे मैं सोई हूँ। और ऐसी हालत थी, मैं आफ्टर 1.5 महीना जब वापस आई तो मतलब शुगर केन वर्कर्स की जो औरतें होती है वो और मेरे में कोई फ़र्क नहीं था, ऐसी पूरी स्किन वगैरह ऐसे। पर तभी मैंने कई दफ़ा बोला है ये सारी चीज़ों को कि मैंने इंडिया को, मैं जन्मी इंडिया में थी, मैंने भारत को पहली दफ़ा जाना है ये सब चीज़ों में। तो वो एक पहला पूरा ये 1.5 महीना था जिसने मित्तल आज जो कर रही है वो मित्तल को मतलब मेरा बर्थ वहीं से हुआ एज ए सोशल रिफॉर्मर या वर्कर, जो भी बोले वो शायद वहीं से हुआ। फाइनली ये आया कि फिर क्या करना है। और एक हमेशा एक जो मेरे माँ और पापा बहुत पढ़े लिखे नहीं है, बट उनकी मतलब एक शिक्षा हमेशा थी कि हर काम पैसों के लिए नहीं होता है, मतलब खुद की एक ना, हम गुजराती माँ के ना राजीपो, मतलब हमें पसंद आए ना वो काम करना चाहिए। तो मैंने ये माना कि ये सब मेरे पसंद का नहीं है। पसंद का क्या था, तो पसंद का ये था कि मैं लोगों के पास जाके ऐसे जो तकलीफ में है उनकी परेशानियों को जानना और उसको किसी भी तरीके से हल करने में अगर मैं निमित्त बनती हूँ तो शायद वो मुझे ज़्यादा पसंद था। दैट्स वाई आफ्टर मतलब 2005 के बाद मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई जर्नलिज्म में, और उसके बाद मैं एमफिल करते करते मैंने ये नॉमेडिक कम्युनिटीज़ के साथ वो भी रिसर्च का काम ही मैंने शुरू किया है। अब इसके बाद में ये तो ऊपर वाले ने आपको प्रारब्ध बनाया और आप में इंस्पिरेशन दिया कि आप इसको आगे कैसे लेके गए? एक्चुअली जब नॉमैड्स के साथ मैंने काम शुरू किया बहुत बड़ी चैलेंज भी थी, बिकॉज उनका कोई एड्रेस नहीं है। हम किसी को पूछेंगे कि वो कहाँ बसते हैं तो सब बोलते हैं એટલે ગુજરાતીમાં એવું કે સરનામા વગરના માણસો અને જેના નામમાં જ વિચરતી છે, मतलब घुमंतु है, उनको तू कोई एक पत्ते पे ढूंढने का काम कर रही है तो वो तो कैसे मिलेगा। तो वो बड़ी चैलेंज थी मेरे लिए। और जैसे जैसे उनकी प्रॉब्लम्स को समझती गई, फॉर एग्जांपल कोई बंदा मतलब उनके पास जाते थे, मैं उनको पूछती थी कि आपकी डिमांड क्या है, मतलब आप क्या चाहते हो, गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हो, सिविल सोसाइटी से आप क्या चाहते हो। तो जब उनको पूछते थे बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि हमें हमारा फोटो वाला एक कार्ड मिल जाए ना
तो बहुत है। तो ये बहुत ही मतलब हंसी आए हम ये सुन के कि भाई फोटो वाली कार्ड यानी वोटर कार्ड, हाँ आइडेंटिटी, और वोटर कार्ड उस टाइम तो आधार तो बाद में आया, पर वोटर आईडी कार्ड क्यों चाहिए? वोट देने आप जाओगे, वो बोले देने जाए ना जाए कोई मसला नहीं है, पर हमें वो चाहिए बिकॉज हमारी पहचान, हमें पुलिस परेशान करती है तो हम बता सके कि भाई मैं मित्तल हूँ ऐसे करके, ये पहचान। तो ये सब सुनने के बाद लगा कि भाई कुछ इनके लिए, और मेन स्ट्रीम में ये कम्युनिटी आई इसलिए बिकॉज गवर्नमेंट में कोई पॉलिसी ही नहीं थी इनके लिए। जब मैंने काम शुरू किया तभी वोटर आईडी कार्ड बनाना है, बट जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जिसका कोई गांव नहीं है, उसका ये सब चीज़ें कैसी बनेगी। लेकिन इससे पहले मुझे मित्तल बहन का विजन जानना है। आपने कोई विजन तो डेवलप किया होगा ना अपने लिए कि मुझे ये करना है, इतना बड़ा बनना है, ऐसा करना है, ये करना है। हर एक इंसान के अंदर जब वो चेंज आता है तो कोई विजन को लेके आता है, बहुत बड़ा चेंज। एक्चुअली ये है कि विजन यही था कि एक मन में विजन भी मैं तो नहीं बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी कि जो देखा था ना, जो ठीक नहीं था, बस मुझे ठीक करना था। इतना सिंपल विजन पर बहुत बड़ा विजन है। पर यही मन में था कि मुझे ये सब ठीक करने में कहीं पे मैं कुछ छोटा सा भी कर लूँ तो ये बड़ी बात है। ऑर्डिनरी तो मैं आज भी हूँ, कोई ये नहीं। मैं मानती हूँ कि ये जो कुछ भी हो पाया हम लोग ने ये किया, एक पूरी टीम होती है, सबके एफर्ट्स होते हैं तभी ये सारी चीज़ें हो पाती है। तो आज ऐसा डेफिनेटली कह सकती हूँ कि नॉमैड्स को लेके गुजरात में, इवन इंडिया में भी कहीं पे भी बात करनी हो तो हमें डेफिनेटली याद किया जाता है। पॉलिसी लेवल की बात करो तो इवन कम्युनिटी को लेके भी हम गुजरात में बात करें तो डेफिनेटली तो उस लेवल पे हम पहुंच पाए हैं। और शायद वो मन में भाव जो था ना ठीक करने वाला, मित्तल का वो ये बिजनेस में एम्बिशंस होता है हमारा कि भाई हमें ये करना है। वो शुरू में ऐसा होता था कि अवार्ड्स की कहीं पे बात आती थी और कोई अवार्ड्स मिल जाता था तो बहुत अच्छा लगता था, हर किसी को बताने का मन होता था कि मुझे अवार्ड्स मिला। पर एक समय के बाद ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती है। आज ये है कि इतने सारे अवार्ड्स हैं, मैं उसमें से मैं बोलती हूँ कि अगर मुझे ऐसा कोई बंदा बोल दे कि मित्तल तुझे कितने पैसे चाहिए और वो सारे पैसे हम दे देंगे, तो मैं सोशल मीडिया पे एक पोस्ट न डालूं, मैं किसी को कुछ भी ना बोलूं, वो साइलेंटली काम करने की जो बात आती है वो मैं करूं। तो मित्तल बहन, आपने ये कहा अभी थोड़ी देर पहले कि आपको 2010 में एक इंस्टीट्यूशन बनाने की ज़रूरत पड़ गई, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको इंस्टीट्यूशन बनाने में इंटरेस्ट तो था नहीं, तो फिर क्या हुआ? एक्चुअली मेरी पढ़ाई चलती थी, उसी दौरान मैं काफ़ी सारे संस्थाओं में वॉलेंटियर जाती थी और सोसाइटी में भी वैसे कोई प्रोग्राम्स और सब जगह पे तो ज़्यादातर लोगों का मतलब किसी को आप बताओ ना कि मैं सोशल वर्क हूँ तो एक गाली जैसा, मतलब ऐसे देखेंगे आपको लोग जैसे कुछ मतलब पैसे बनाने की ये पूरी एक जैसे दुकान है, उस हिसाब से लोग देखना शुरू करते हैं। और आपको तो मतलब ये सोशल वर्कर माने चांदी चांदी ऐसा एकदम गुजराती में। अच्छा अच्छा। और कहीं मैंने देखा भी कि लोगों का ये परसेप्शन क्यों आया, ये मान्यता क्यों उनकी बढ़ी, तो कहीं ऐसा था कि बहुत सारी ऐसे कुछ संस्थाएं ऐसी थी जिन्होंने गुजराती में कहे कि पोत पातळું पड़ी गયું છે, माने उन्होंने जो जिस मोटो के साथ वो किया था वो उसमें कहीं पीछे हट गई। एक टाइम ऐसा आया कि जैसे डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है कि मैं खुद, हमारे पास एक लिमिटेशंस आती है पैसों की और काम इतना बड़ा, मतलब ગુજરાતીમાં એવું કહે છે કે આબ ફાટ્યું હોય ત્યાં થીગડું ક્યાં દેવું એમ, એટલે इतना बड़ा काम था तो बहुत सारे लोग जुड़ेंगे तो ही ये ठीक होना था और हम अच्छा कर पाएंगे। और सबको जोड़ने में ये चीज़ आती थी कि डोनेशन किसी को देना है तो बोलते कौन से ऑर्गेनाइजेशन को दे। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम मेरे खातिर मतलब पैसा चैनलाइज भी कर रहे थे। और उसके साथ साथ ये था कि नॉमैड्स को वोटर आईडी कार्ड मिले, इसीलिए हम लोग लिख के देते थे कि हम इनको जानते हैं और इतने साल से जानती हूँ, और उसी आधार पे उनको वोटर आईडी कार्ड इश्यू होता था। उनको एड्रेस एड्रेस वो जो गांव में रहते थे ना, मॉनसून सेटलमेंट जो होता था, अच्छा, जो 4 महीने उनका जो एक ठिकाना हो जाता है, हाँ, तो वो हमने परमानेंट एड्रेस, दैट इज कॉल्ड मुकाम, वो गांव, बिल्कुल वहीं से उनका एड्रेस बना था, पर लिख के पंचायत नहीं देती थी, पंचायत नहीं देते थे। और कोई प्रूफ भी नहीं था, तो हम लिख के देते थे कि भाई हम इनको जानते हैं। तो फिर बहुत सारे अफसर ने बताया कि भाई ये आप लिख के देते हो पर इसका अस्तित्व क्या, मतलब आप, मैंने उस टाइम एक प्लेटफॉर्म के जैसे VSSM बनाया था
पर VSSM क्या है और मित्तल क्या है, ऐसे ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा तो एक बढ़िया तरीके से आप अपनी बात रख पाओगे। आज हम लोगों को किसी को डोनेशन देना है तो बहुत ब्लाइंडली फेथ करके हमें दे सकते हैं, और काम भी उस हिसाब से किया है एक्चुअली। सो मतलब माइंडसेट चेंज हुआ आपका उसके बाद में, और फिर आपने ये VSSM बना दी, रजिस्टर करवा दी। फुल फॉर्म क्या है VSSM का? विचरता समुदाय समर्थन मंच। एक्चुअली वो भी 2005 से जब काम शुरू किया ना, तो किसी को लेटर लिखना है तो मैं मित्तल पटेल के तौर से लिखूंगी, तो एक इंडियन सिटीजन है, उसको कोई प्रॉब्लम लगी कि ये बातें ठीक नहीं है, तो उसी बात को लेके मैं एक प्रेजेंट कर रही हूँ गवर्नमेंट को यार। पर मित्तल पटेल कौन? वो एक इंडियन सिटीजन, एक नागरिक है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर लगा कि कोई एक नाम, एक प्लेटफॉर्म जैसा, तो इसीलिए मैंने ये विचरता समुदाय समर्थन मंच ऐसे कर से बड़ा सा, मतलब जो घुमंतु जातियों की तकलीफें समझ रहा है उन सारे लोगों का ये मंच है, प्लेटफॉर्म है, उस हिसाब से ये बड़ा सा नाम पसंद किया। और क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं करना था तो ये फिर फाइनली 2010 में जब रजिस्टर करने की बात आई, तभी फिर नाम चेंज नहीं कर सकती बिकॉज ऑलरेडी एक नाम एस्टेब्लिश हो चुका था, तो उसी से फिर रजिस्टर किया। ठीक है, तो आपने संस्था बना दी, ठीक है, रजिस्टर हो गई, चल गई, शुरू हो गई। अब ये बताइए कि इसको स्टार्ट करने के बाद क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? एक्चुअली बहुत ही हर एक काम, जैसे थोड़ा आध्यात्मिक तौर से अगर मैं बताऊं तो मैं बहुत दृढ़ता से ये मानती हूँ कि सेवा का या समाज को सुदृढ़ करने का जो कार्य होता है ना, वो ईश्वरी कार्य है। कुदरत क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर ये पृथ्वी पूरी भगवान ने बनाई है, कुदरत ने बनाई है, हम सब मानते हैं कि हम सब उसके संतान हैं, तो कोई इतना अमीर क्यों, किसी के पास इतनी सारी चीजें और किसी के पास खाने को कुछ नहीं है, तो ये इनबैलेंस क्यों? तो हमेशा से ये सवाल रहा मेरा, और मुझे लगता है कि वो इनबैलेंस को ठीक करने में हम जैसे लोगों को वो ही एक परम तत्व की जो बात करते हैं वो जोड़ता है हमें कि आप करो ये जाके, ठीक नहीं है। आई डोंट नो वो कर्म की थियरी है, पता नहीं, मैं नहीं मानती इन सब चीजों पर, कुछ तो है। तो ये जो ठीक करने की जो कोशिश हो रही थी, उसमें चैलेंजेस बहुत आते हैं बिकॉज इनिशियली जैसे आपके पास पैसे हैं बहुत सारे और मैं सेवा करने के लिए निकलूंगी, तो क्या लोग मुझे सपोर्ट करेंगे जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ? मैं नॉमेड्स के साथ मैंने काम शुरू किया, मैं शुरुआत की बात करूँ तो 3 चैलेंजेस थे। कम्युनिटी मुझे स्वीकार नहीं करती थी, उनको ये था कि इसको क्या पड़ी है जो हमारे बीच में आ रही है, उसका क्या मुनाफा होने वाला है, हम सब यही सोचते हैं ऑलवेज। तो उसको था कि कुछ तो है, दैट्स वाई ये हमारे बीच में आ रही है, तो शंका उनको बहुत थी, तो वो मुझे अपने पास आने नहीं देते थे। सोसाइटी को ये होता था कि भाई ये क्यों करना चाह रही है सारी चीजें, और ये नॉमैड्स डिनोटिफाइड ट्राइब्स के साथ मैं काम करती थी, तो उनको था कि ये तो नोटोरियस लोग हैं, इनके साथ तुझे क्यों काम करना है। और सेम गवर्नमेंट को भी ये होता था कि भाई सब अपने जगह पे खुश है, तू क्यों ये झंडा उठा के, और किसी ने तो पकड़ाया नहीं है, मैंने खुद पकड़ लिया है, तो तू क्यों कर रही है। सी फैमिली और सबको भी ये लगता था कि क्या ये पागलपन है, क्यों कर रही है और क्या मिल रहा है। पर पागलपन ही चाहिए। एग्जैक्टली। और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हर कोई चीज में सब गेन ढूंढते हैं, मतलब आपको कुछ मिल रहा है तो आप ये करो। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना मैं वोट मांग रही हूँ, ना ही मुझे पैसे मिल रहे हैं, ना ही मुझे नाम मिल रहा है। उल्टा ये होता है कि मैं ऐसी बदनाम बस्तियों के बीच में घूम रही हूँ, तो लोगों को, सबको ये लगता था कि ये पागल है, ऐसा नहीं, ऐसा कौन करता है ऐसे। ये चैरिटी और सोशल वर्क ये एक ना बड़ा क्या बोलते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड है ये दोनों, क्या आप मुझे बता सकती हैं इसका? एक्चुअली क्या होता है कि आज सोशल सर्विस करने वाले लोग बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इतने सारे आ गए हैं, और सबको ये है कि छोटा मोटा कर लिया फिर सोशल मीडिया पे डाल दिया और सब लोग वाह वाह करेंगे, क्योंकि सबको होता है कि किसी के भले के लिए आप कुछ कर रहे हो तो वाह वाह करेंगे भी। पर 2 चीज़ें हैं इसमें, एक चैरिटी वाला काम, जो जैसे हमने किसी को खाना खिलाया, किसी के लिए ब्लैंकेट्स विंटर में जाके उसको ओढ़ाए, चप्पल पहना है, किसी को पानी दिया, छाछ या खाना दिया, ये सब कुछ। पर मैं मानती हूँ ये करना चाहिए, उसमें मैं अपोज नहीं कर रही हूँ, पर ये कॉन्क्रीट काम नहीं है।
मेरा ये मानना है कि हम कितनी दफ़ा उस बंदे को रोटी ला के देंगे, हम कितनी दफ़ा उसको ब्लैंकेट ला के ओढ़ाएंगे, हम कितनी दफ़ा उसको खाना देंगे। तो ये बहुत जगहों पे मैंने पढ़ा है कि किसी को रोटी का टुकड़ा देने के बजाय हर रोज़ उसको रोटी कैसे कमानी है वो आप सिखा दो। तो चैरिटी वाला ये पूरा काम कुछ काम चैरिटी वाले करने ही होते हैं। जैसे हम लोग एक चैरिटी का काम करते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनके बेटे या बेटियां नहीं है, उनको हर महीना हम राशन देते हैं, तो वो पूरा कंप्लीट चैरिटी वर्क है। पर हम लोग सबको लोन देते हैं, हमारे फैमिलीज को, हम उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, हम उनको एम्पावर्ड करते हैं कि ये गवर्नमेंट स्कीम है, आपको उसका बेनिफिट लेना चाहिए और खुद के पैरों पे आप खड़े हो, आप अपना विजन मिशन बनाओ कि आज आप इधर हो, कल आप कहाँ पे होगे। तो ये रियल सेंस में जो होती है कि लोगों को खड़ा करना, ये मैं मानती हूँ कि सोशल रिफॉर्मर, इसीलिए मैंने अपने आप को वो बुलाया कि उसका एंटरप्रेन्योर रिफॉर्मर जो भी बोलो वो, कि उसका काम ये है कि हम लोगों को खड़ा करें। फॉर एग्जाम्पल किसी को घर बनाना है पर उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद अच्छा घर बना सके, तो हम कुछ लोन देते हैं, कुछ मदद करते हैं। वो भाई है हमारा, हमारा फैमिली है, तो ये 50,000 ये 1 लाख की मदद की, पर तू खुद 50, 60, 70,000 तो निकालेगा ही। ऐसे नहीं है पैसा तो हम लोन देंगे ऐसे। तो ये एक्चुअली समाज में होना शुरू हो ना, जैसे बंदे बोले कि हमें किसी से भीख से पैसे नहीं चाहिए, ये जब बोलना शुरू होगा तभी हमारा एक्चुअल सेंस में सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है वो होगा। तब तक तो हम अपने संतोष के लिए बिस्किट का पैकेट दे रहे हैं। और दूसरा एक और भी है, आप देखेंगे जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे और इन सब चीज़ों पे हम ज़्यादातर बच्चों को देखते हैं भीख मांगते हुए और लोगों को बहुत करुणा भी होती है क्योंकि बच्चा है और हमें लगेगा कि मैं होटल से खा के बाहर निकली हूँ, आइसक्रीम मांग रहा है बच्चा तो हम दे दें। उसका परिणाम ये आता है कि जब पेरेंट्स को ये लगेगा कि ये अर्निंग का एक माध्यम है, बच्चा भीख मांगता है तो 500 रुपया मिल जाता है हर रोज का, मैं मांगती हूँ तो 100 रुपया मिलता है, तो बच्चे को वो कभी स्कूल नहीं भेजेंगे। जब वो नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगा, मतलब बच्चा कोई काम का नहीं रहेगा, वो भीख मांगने के लिए खड़ा है पर एक भी बंदा उसको खाना नहीं दे रहा है, एक भी बंदा उसको पैसा नहीं दे रहा है, तो वो बच्चा उस उल्टा माँ बाप जो मांग रहे हैं या उसको परेशान करेगा, खाना दो, पानी दो, ये हो रहा है। तो क्या करेंगे वो परेशान, क्योंकि उनके बिजनेस में वो दखल कर रहा है, तो वो नेक्स्ट डे से बच्चे को स्कूल भेजना शुरू करेंगे। उनको लगेगा कि 5-6 घंटे तो वो स्कूल जाके आए ऐसे। तो ये सब चीज़ें बहुत, मतलब देखने का जो नज़रिया है, और हम चूंकि ऐसे कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं तो मैं तो बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ और हमने किया भी है ऐसे। तो मैं ये चीज़ है कि हमारे संतोष के खातिर हमने किसी को पार्ले बिस्किट का पैकेट पकड़ा दिया, पर अल्टीमेटली वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है, बट ओनली थिंग्स कि अपने आप को एक वो मिल जाता है, सांत्वना मिलती है। मैंने पुण्य कमा लिया और वो खाने में तो सबसे ज्यादा पुण्य होता है ना, तो सबको ये होता है कि मैं खाना ही खिला दूं ऐसे, तो ये पुण्य नहीं है। ये पुण्य की डेफिनेशन हम जो करते हैं वो नहीं है। किसी को खड़ा, अपने पाँव पे खड़ा कि वो पूरी उसकी जनरेशन चेंज हो जाएगी। एक बंदा जैसे हमने बहुत सारे लोगों को, हमने 7,000 से ज़्यादा लोगों को लोन दिया, पर ऐसे कई लोग हैं जो 3,000 रुपया महीने कमाते थे, भंगार या फिर छोटी कटलरी बेचने का काम करते थे। हमने उसको लोन दिया 30,000 40,000 रुपये का, बारी बारी लोन देते गए, उसको समझाते गए कि बिजनेस कैसे करना है, कैसे तुझे बचत करनी है, ये सारी चीज़ें। आज वो बंदा महीने का 25,000 30,000 कमा रहा है, अच्छे बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ा रहा है, तो उसकी मतलब पूरा फैमिली इसमें से बाहर निकल गया, प्रॉब्लम भी हो गया ना। तो मैं मानती हूँ कि ये तो कितना बड़ा, अगर पाप और पुण्य के साथ अगर जोड़े तो ये तो कितना बड़ा पुण्य हो गया है ऐसे। और पूरी पीढ़ी, आज उसके बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं तो उनकी लाइफ पूरी चेंज होनी है, तो उनके बच्चे तो सब, इतना बड़ा पुण्य मिलने वाला है। तो ऐसे अगर काम माने, मैं मानती हूँ कि इस टाइप के काम ज्यादा करने चाहिए एक्चुअली। जितनी मैं आपकी स्टोरी सुनता जा रहा हूँ ना, उतना इंटरेस्ट जागता जा रहा है। मुझे लगता है कि आपके साथ जो आपकी संस्था है उसमें आप खुद को मोटिवेट करते हैं, फिर लोगों को जोड़ते हैं, जिनको आप अपने संस्था में बुलाते हैं उनको जोड़ते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, बेनिफिशियरी जो वो बोलते हैं कि इनको क्या इंटरेस्ट होगा, वो फैमिली। तो ये जो 4 बड़े स्तंभ हैं, इनको कैसे मोटिवेट करते हैं आप, कैसे हैंडल करते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मैं मानती हूँ कि मुझे ये कम्युनिटी मोटिवेट करती है। मैं एनवायरनमेंट का काम करती हूँ, तो जब मैं तालाब खुदता है और वहाँ पे गांव विलेजर्स को एक साथ में
50-100 लोगों को देखती हूँ। ट्री प्लांटेशन हमने किया और वहाँ पे एक साथ में 100 लोग आके खड़े रह गए और ये मुझे मोटिवेट करते हैं। मैं उनको देख के मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये सब है जो मतलब कोई दे रहा है या फिर कोई उनके लिए कुछ कर रहा है, तो वो गुजराती में कहते हैं झीलवा माटे ये लोग को रेडी है। पकड़ने तो के हाँ, तो हमारा और मतलब मैं मानती हूँ कि दायित्व बढ़ जाता है और हमें ये एक पॉजिटिव नशा जैसा भी होता है कि ये हो गया, चलो नेक्स्ट और ये करते हैं। और इसी में ही हमारी टीम जो जुड़ी, उसमें भी यही सारी चीज़ों को, कई बार ये होता है कि किसी का दर्द या तकलीफ है, या कई बार सरकार के साथ जो काम करना होता है उसमें कोई एक एप्लीकेशन मैंने डाली कि इनको परमानेंट रेजिडेंशियल प्लॉट दो, और 10-10 साल तक जब प्लॉट नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेशन भी बहुत आता है। पर अल्टीमेटली इन सब चीज़ों में एक ही बात है, अगर हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो हमारे पीछे बहुत सारा मतलब लश्कर है, आर्मी है आपके पूरी कम्युनिटी। और शुरू में ऐसा होता था, जब मैं बहुत ही मतलब कोई काम नहीं होता था तो डिसअपॉइंट भी हो जाती थी और कई बार रोने भी लगती थी। उस टाइम तो ये होता था कि क्यों नहीं समझ रही ये लोग। तो यही कम्युनिटी के जो बुजुर्ग लोग थे वो फ़ोन करके, जैसे मुझे एक हमीर भा का याद है, वो फ़ोन करके बोलते थे कि भाई देखो हमारी तो पीढ़ियाँ ऐसी चली गई, किसी ने हमारे बारे में नहीं सोचा है, और फर्स्ट टाइम आप ये बात कर रहे हो हमारे लिए, तो यही बड़ी बात है। आप निराश हो जाओगे, आप मतलब बैठ जाओगे, तो फिर हमारा कौन ऐसे ना। वो तो मेरे दादा की उम्र के थे, उनको ये लगता था कि मैं उनके लिए बहुत बड़ी हूँ ऐसे। तो फिर ये अपने आप में कार्य कर, हमारी टीम जो होती है उसमें मुझ में वही कॉन्फिडेंस है कि हमें बहुत स्ट्रांग रहना है, बिकॉज हमारे पीछे ये सारे लोग हैं। अगर हम स्ट्रांग रहेंगे तो ये लोग भी स्ट्रांग रहेंगे। वीएसएसएम का फ्यूचर क्या? व्हाट इज द फ्यूचर इन स्टोर फॉर वीएसएसएम? क्या सोचा हुआ है? नॉमेड्स को लेके जो गुजरात में काम हो रहा है, मुझे एक्सपांड करना है दूसरे स्टेट, जहाँ पे हमने देखा है कि कंडीशन, हम गुजरात में कुछ हद तक एटलीस्ट लोगों का ध्यान इस कम्युनिटी पे आया है, कुछ हद तक चेंजेस भी आए हैं कम्युनिटी में, वो दूसरे स्टेट में मैं नहीं देख रही हूँ। तो मेरा एक मन में है कि हम लोग दूसरे स्टेट में भी जाए काम करने के लिए। और एनवायरनमेंट का काम, जिसकी बात हम यहाँ पे इतनी सारी नहीं कर पाए, पर उसमें तो बहुत स्कोप है। जैसे हम तालाबों का काम करते हैं, तो तालाब, ये ट्री प्लांटेशन, हम जंगल खड़े करना काम, ये मैं मानती हूँ कि शायद मेरे बाद भी और 50 मित्तल आए तो भी ये काम खत्म होने वाला नहीं है। तो वीएसएसएम इसी विजन के ऊपर काम करेगा। और नॉमेड्स को लेके अब थोड़ी बृहद भी हमारी व्याख्या हो गई है। जो गरीब है, जिनको ज़रूरत है, उन सभी के लिए हम काम करेंगे ऐसे। तो ये है उनके वेलफेयर के लिए, उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए, वो स्ट्रेंथन हो इकोनॉमिकली, वो उसके लिए हमें ज़्यादा काम करना है। मन में तो है कि हम एक बैंक इनके लिए, क्योंकि ये बिजनेस में बहुत अच्छे हैं और हमारा अभी 10 करोड़ रुपया उनके बीच में रोटेट हो रहा है। फ्यूचर अगर अच्छा रहा, और क्योंकि डिमांड भी इनकी और बिजनेस में ये बहुत बढ़िया है, तो ऐसा मन में है कि एक बैंक भी इस कम्युनिटी, क्योंकि बैंक इनको लोन नहीं प्रेफर करता है देना बिकॉज उनके पास अभी भी प्रूफ तो खैर अब आ गए हैं सारे, बट उनकी कंडीशन और इन सब चीज़ों को लेकर वो फेथ नहीं आता है, ट्रस्ट नहीं आता। तो हमें लगता है कि हम उसमें भी जाएंगे। तो बहुत कुछ अभी करना बाकी है, वो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त ऐसे। अच्छा मित्तल मैन, ये बताइए कि आप अपने एनजीओ के लिए या ये सारे काम के लिए तो फंड्स की बहुत ज़रूरत पड़ती होगी, तो क्या गवर्नमेंट से सपोर्ट लेते हैं, कैसे करते हैं आप? गवर्नमेंट से तो कोई सपोर्ट नहीं, पर इंडिविजुअल लोग और ज़्यादातर कॉरपोरेट सपोर्ट करते हैं। और बहुत बड़े कॉरपोरेट, आज जैसे गवर्नमेंट का एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके एक अलग सा फंड हर एक बिग कॉरपोरेट्स को निकालना पड़ता है। 2% जितना उनका प्रॉफिट का ये आता है, तो वो उसमें CSR फंड बोलते हैं। तो काफ़ी सारे कंपनीज हैं जो हमारे साथ CSR में काम करते हैं। इंडिविजुअल बहुत सारे लोग हैं, कुछ ट्रस्ट भी है जो अपने हिसाब से हमारे साथ काम करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, वरना ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। और उनका फेथ हमने मतलब बना के रखा है कि भाई वो जो पैसा देता है उसका पूरा हिसाब उनको देना, और इसकी वजह से ये काम हो रहा है एक्चुअली। तो ये कितनी अमाउंट आप मिनिमम लेते हैं? अगर किसी भी इंसान को, इतनी सारी दुनिया देखेगी आपका ये पॉडकास्ट और वो भी चाहेंगे कि आपको, आपके संस्था को डोनेट करें, तो कैसे, हाउ डू दे डोनेट? दो चीज़ें हैं, कितना अमाउंट मिनिमम और कहाँ पे डोनेट करें? एक्चुअली एक तो भावना होती है किसी के पास, जैसे एक बड़ौदा में एक भाई थे चाय की लारी वाले,
वो हर महीना 200 रुपीज़ हमें रेगुलरली भेजते थे। तो मन में चाहना होनी है, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि हर महीना, जैसे हमारा मावजत कार्यक्रम है जिसमें हम बाप दादाओं को राशन एवरी मंथ देते हैं, तो उसमें 1500 का राशन होता है महीने का। तो बहुत सारे लोग हैं जो सैलरी में से 1500 हमें देते हैं। तो वो 1 रुपया भी हो सकता है, 100 रुपया भी हो सकता है, जैसी जिसकी वेल्थ। अगर कोई कॉरपोरेट है, वो बड़ा मुनाफा कर रहा है, तो 25-50 1 करोड़ भी देने वाले लोग हैं हमें, और 100 रुपया देने वाला भी महीने, ऐसे लोग हैं। तो मिनिमम मैक्सिमम ऐसा कुछ नहीं है, जितना मिलेगा हम उतना काम कर पाएंगे ऐसे। और VSSM हमारी वेबसाइट गूगल पे वो देख पाएंगे, तो उसमें हमारे डोनेशन की डिटेल्स भी है। vssm.org। हाँ, www.vssmindia.org वो हमारी वेबसाइट। ओके, सो हम तो विश करते हैं आपका पूरा इंडिया में सब जगह नाम हो जाए, मतलब संस्था का सारा काम जो आप कर रहे हैं वो उसी तरह हो जाए। और एक लास्ट सवाल जो हमारे व्यूअर्स हमेशा उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है जानने के लिए, कि हर कोई बंदा एक ऑर्डिनरी होता है, वो स्टार्ट करता है अपनी जर्नी और कहीं आके वो डिसाइड करता है कि यार मुझे ऑर्डिनरी नहीं रहना, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, मुझे कुछ करना है, चाहे वो अपना नाम करना है, चाहे समाज के लिए करना है। तो उसका ना एक क्या बोलते हैं कोड होता है। तो मित्तल बैन का क्या कोड है? स्वामी विवेकानंद जो बोलते थे ना कि अ, ઉઠો જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ માટે બસ મંડ્યા રહો, ऑब्जेक्टिव के लिए लाग्या रहो, मतलब आप करते जाओ, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बस करते जाओ ऐसे। बाकी रिजल्ट के बारे में भी मत सोचो, बस करते जाओ ऐसे। तो ये चीज़ है। तो आज की तारीख में आपका दिनचर्या क्या है, कैसा आपका दिन होता है? मैं फील्ड बहुत करती हूँ। महीने में शायद 15-17 दिन कभी कई बार हो जाता है। क्या बात है। फील्ड में मैंने पूरे गुजरात ट्रैवल करते हैं, गुजरात के बाहर भी जाना होता है। तो सुबह अगर गुजरात में कहीं ट्रैवल है तो 6 बजे हम छोड़ देते हैं घर, और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं सुरेंद्र नगर गई तो 8 साढ़े 8 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, मतलब खाना वाना तो बात की बात आ जाती है पूरा। और ये होता है कि जब तक शाम ढलेगी नहीं, मतलब लाइट नहीं होगी तब तक काम करेंगे ऐसे, और लाइट नहीं आएगी फिर हम वापस आएंगे। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि लगता है कि 2 दिन 3 दिन रुकना पड़ेगा, तो रुक भी जाते हैं। तो ये मैं फील्ड जब जाती हूँ तभी की जर्नी होती है। और ऑफिस में होती हूँ तो सुबह 4:15 बजे उठती हूँ, मेरी बेटी के लिए स्कूल के लिए टिफ़िन बनाती हूँ 6 बजे योगा, और 7 बजे योगा ख़त्म होगा, थोड़ा वॉक करूँगी, आके फिर पढ़ाई, मतलब मुझे लिखना, मैंने 2 बुक लिखी है, गुजराती में काफ़ी पॉपुलर हुई है। क्या नाम है दोनों बुक्स का? सरनामा विनाना मानवीयो और पण सुख नहीं आवतु, नवजीवन ने उसको प्रकाशित किया है। और पहली वाली जो सरनामा विनाना मानवीयो, वो शायद 2-2.5 साल में उसकी 5000 कॉपी बिक गई है। मतलब इतनी मैं कोई ऑथर नहीं हूँ, बट शायद जो फील किया ना वो लिखा है, इसीलिए लोगों को ज़्यादा पसंद आया। जो रियलिटी है इस बारे में मैं 3 न्यूज़पेपर में मेरी कॉलम चलती है, तो लिखना मेरा पैशन है। मतलब मेरा जो स्ट्रेस लेवल जहाँ पे डाउन होता है वो लिखने में, तो फिर मैं वो लिखना पढ़ना वो 9:30 तक चलता है। और उसके बाद फिर ऑफिस होती हूँ तो शाम को 7 साढ़े 7 तो आराम से बच जाते हैं। फिर घर, और घर फिर फैमिली टाइम आजकल ये बड़ा कंसेप्ट चला ना वर्क लाइफ बैलेंस का। मैं मानती हूँ कि वो तो हो ही जाता है, वो बैलेंस वैलेंस। हाँ, ये होता है कि कई बार वर्कहॉलिक बहुत होते हैं तो फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आती है। पर वो अपने आप में, मैं मानती हूँ कि जैसे मेरी बेटी, तो मैं 9 बजे घर पहुँचूंगी 8 बजे, तो मैं ये बोलती हूँ कि जब मैं आ गई तब उसी की हूँ ऐसे ना, तो फिर 1 डेढ़ घंटा या 15 मिनट उसके साथ रहे, वो इनफ हो जाता है हमारे लिए ऐसे। पर मैं घर में हूँ और फिर मैं फैमिली से बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं टीवी के सामने रिमोट लेके बैठ गई हूँ, मैं मतलब 3-4 घंटे मैं टीवी देख रही हूँ, तो फिर वो टाइम नहीं होता है। मतलब क्वालिटी जो होती है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे घर आज भी टीवी नहीं है और हम कोई टीवी वीवी नहीं देखते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमें समय ही नहीं है इतना। और इडियट बॉक्स, हमारे जर्नलिज्म में तो हमें पढ़ाते वक्त भी बताते थे कि टीवी इडियट बॉक्स है, तो हमें लगता है कि वो इडियट बॉक्स के सामने बैठ के हमें क्या करना है ऐसे। तो ज़रूरी है, हर कोई की चॉइस होती है, बट ये है और हो जाता है नाइस। वी आर जस्ट कमिंग टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। लास्ट में मैं आपको टाइम दूंगा, आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? जो भी कहना चाहे आप दिल खोल के कह सकते हैं।
मैं ये मानती हूँ कि हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग, नॉट ओनली लोग, ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो जो दुखी है, जिनको हम देख सकते हैं। मैं मानती हूँ कि उनके लिए अगर हम कुछ भी छोटा सा कर सकते, सपोज मान लीजिए कि एक पौधा मैंने लगाया और वो सूख रहा है, उसको पानी, समर की बात करूँ, नहीं मिल रहा है, तो क्या हम एक बॉटल पानी लेके उसमें डाल सकते हैं? मैं मानती हूँ ये भी बहुत बड़ा काम है। तो हमारे आसपास एक नज़र, मतलब सेलिब्रिटीज आती है तो हम कैसे देखते हैं, मैं मानती हूँ कि दुखों को देखने का एक नज़रिया आप डेवलप कर लेते हो, वाह। उसमें उसको ठीक करने में हम कहीं ना, हर जगह ज़रूरत नहीं होती कि हमें पैसा देना है, हमें खाना देना है, पर कहीं पे वो हूंफ वाली વાત ગુજરાતીમાં કહીએ તો એના માથે હાથ ફેરીને અથવા એની સાથે હાથ મૂકીને પૂછું, એ ઝાડને પણ કહી શકાય ને પાણીને પણ કહી શકાય। મારા ખ્યાલથી આ કરવાની વધારે જરૂર છે। ओह वाह, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, आपने टाइम निकाला और इतनी अच्छी अच्छी बातें की। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं चाहता हूँ कि समाज आपके साथ पूरे दिल से जुड़े, ताकि सारा समाज हम लेके ऊपर चलें। बहुत बढ़िया इंटरव्यू रहा है इसके लिए भी। ओके जी, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, नमस्ते।